गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 12 के साइंस वर्ग के बच्चों और कला वर्ग के बच्चों दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना। इसके 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्ज़ाम पेपर के शुरू में ही होते हैं, बहुत ही मोस्ट होते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यानी विद्वानों ने बहुत से मत दिए। कुछ 10वीं शताब्दी में माने गए तो बहुत से 13वीं शताब्दी में माने गए। हिंदी गद्य के बारे में, इतिहास के बारे में, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी और ब्रज भाषा में हमें प्राचीनतम गद्य के प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक तथा ब्रज भाषा गद्य की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि 10वीं 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ही हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ होगा। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित काल क्रमों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदी गद्य का साहित्य का इतिहास है वो निम्नलिखित कालों में बांटा गया है। तो देखिएगा, पहला काल है पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। तो स्टूडेंट, ये 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। ये जो काल चला 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसके प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये युग जो चला स्टूडेंट, ये युग चला सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक हमारा भारतेंदु युग चला। इसके प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा युग, अगला युग था हमारा द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये युग चला स्टूडेंट 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, द्विवेदी युग चला। फिर इसके बाद आया स्टूडेंट शुक्ल युग, यानी छायावादी युग। तो ये चला 1922 से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद जो युग आया वो कहलाया शुक्लोत्तर युग, यानी छायावादोत्तर युग। ये चला 1938 से 1947 ईस्वी तक। और इसके बाद जो युग आया स्टूडेंट, ये आया स्वातंत्र्योत्तर युग। ये युग चला 1947 ईस्वी से अब तक। जो युग चल रहा है 1947 से अब तक, ये स्वातंत्र्योत्तर युग कहलाएगा, जब तक भी चलेगा। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। खड़ी बोली का विकास। स्टूडेंट, ये टॉपिक है खड़ी बोली का विकास। तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नयकों में विशेष रूप से 4 लेखकों का उल्लेख किया गया है। 4 लेखकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुंशी सदाशिव लाल राय, मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल। इन लेखकों से कुछ पहले पटियाला दरबार के राम प्रसाद निरंजनी और मध्य प्रदेश के पंडित दौलत राम ने साधु और व्यवस्थित खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की भाषा अधिक परिष्कृत है। मुंशी
मुंशी सदा सुखलाल राय दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने विष्णु पुराण का एक अंश लेकर उसे खड़ी बोली गद्य में प्रस्तुत किया। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर है। इनकी रचना कौन सी है? सुख सागर। धार्मिक ग्रंथ इनका है रानी केतकी की कहानी। धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसमें पंडिताऊपन अधिक है। यानी धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसमें जो ग्रंथ में पंडिताऊपन अधिक है। वाक्य रचना पर फारसी शैली का प्रभाव है। मुंशी इंशाअल्लाह खां अगले हैं इसके मुंशी प्रवर्तक जो लेखक हैं, गद्य लेखक मुंशी इंशाअल्लाह खां। इन्होंने जो लिखा वो कहानी लिखी, रानी केतकी की कहानी लिखी। क्या लिखी? रानी केतकी की कहानी। बहुत ही बार एग्जाम में आता है स्टूडेंट ये। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। और रानी केतकी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। इनकी शैली हास्य प्रधान और चटपटी है, यानी हंसी देने वाली और मज़ेदार है। तुकांत वाक्यों का प्रयोग अधिक किया है। इन्होंने तुक्केबाजी ज़्यादा लगाई है। जैसे हम तुक्का लगा देते हैं किसी भी चीज़ में, क्वेश्चन में तुक्का लगा देते हैं जैसे बहुविकल्प में, तो इन्होंने तुक्केबाजी का बहुत ज़्यादा यूज किया है और इसमें हंसी बहुत आई है। मुंशी जी लखनऊ के नवाब सादत अली खां के दरबार में रहते थे, इसलिए उनकी शैली तड़क भड़क, शोखी और रंगीनी अधिक है। अब है स्टूडेंट हमारे सदल मिश्र। सदल मिश्र जिला आरा बिहार के निवासी थे। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। सदल मिश्र जो हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? जिला आरा बिहार के निवासी थे और यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। और इनकी रचना क्या है स्टूडेंट? नचिकेतो उपाख्यान। इनकी जो प्रमुख रचना है क्या है? नचिकेतो उपाख्यान। इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये काफ़ी आती है कि नचिकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? तो यह है सदल मिश्र की। इसमें पूर्वीपन अधिक है और वाक्य रचना शिथिल है। वाक्य रचना शिथिल है। अगले पंडित लल्लू लाल आगरा में रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? प्रेम सागर। स्टूडेंट लल्लू लाल की जो रचना है प्रमुख प्रेम सागर है। इसका गद्य ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं है। कहीं कहीं तुक मैत्री का मोह खटकता है। भाषा परिमार्जित नहीं है। जिस समय ये लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य में कहानी और आख्यान लिख रहे थे उसी समय ईसाई मिशनरी भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बाइबिल का हिंदी खड़ी बोली गद्य में अनुवाद कराकर प्रचार कर रहे थे। जनता के जीवन में घुल मिल कर उसे अपने अनुकूल बनाने में प्रयत्न में इन लोगों ने हिंदी भाषा की सेवा और गद्य साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया। तो ये जो लेखक थे स्टूडेंट, ये हमारे पूर्व भारतेंदु युग से पहले के लेखक थे। कौन से? मुंशी इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और राम प्रसाद निरंजनी। ये भारतेंदु युग से पूर्व वाले युग के जो थे 13वीं शताब्दी से इसके युग के लेखक थे। आगे चलते स्टूडेंट। भारतेंदु युगीन गद्य, यानी भारतेंदु युग जो चला हमने शुरू में पढ़ा था वो चला था 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। भारतेंदु युगीन गद्य। तो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली
था, ये वाला। वे सुलझे हुए व्यक्ति थे, लोग की गति को पहचानते थे, जनता की भावनाओं को समझते थे और देश एवं जाति की उन्नति के लिए सर्वस्व अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे। यानी सब कुछ देश के लिए समर्पित करते थे। उनके समकालीन लेखक उन्हें अपना आदर्श मानते थे। जो उनके समय के लेखक थे उन्हें अपना आदर्श मानते थे। तो उनके लेखक कौन थे इनके समकालीन के? जैसे बाल कृष्ण भट्ट 1844 से 1914। दूसरे पंडित प्रताप नारायण मिश्र 1856 से इनका जीवन काल था 1894 ईस्वी तक। राधा चरण गोस्वामी ये वाले, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये इनके जीवन की तिथि लिखी है, जीवन और मृत्यु की। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, हिंदी गद्य के विकास में पूरा सहयोग दिया। इन लोगों ने जो है भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास में पूरा सहयोग दिया। ये सभी गद्य लेखक पत्रकार भी थे। इनका उद्देश्य उद्बोधन, आह्वान, व्याख्या, टिप्पणी आदि के द्वारा जनता को शिक्षित और प्रबुद्ध कराना था। पंडित बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालते थे। यानी हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन थे, संपादक कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट। इस पत्र में उनके संबंध में, उनके निबंध में प्रकाशित होते थे। ये निबंध प्रकाशित होते थे। भट्ट जी संस्कृत के पंडित और अंग्रेजी के जानकार थे। उनकी भाषा नीति उदार थी। आवश्यकता अनुसार उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत एवं लोक भाषा सभी से शब्द लिए हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने जो है इन सभी भाषाओं के शब्द लिए हैं। उनका व्यक्तित्व खरा था, इसलिए उनकी शैली में भी मृदुता के स्थान पर खरापन है। अगले स्टूडेंट इनमें प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से ब्राह्मण पत्र निकालते थे। ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन करा था वो प्रताप नारायण मिश्र ने करा था। ये जो पत्रिका है ये बहुत आती है स्टूडेंट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। जैसे दूसरी हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट अभी पढ़ाया मैंने, निकालते थे। वे मनमोजी व्यक्ति थे। उनकी शैली में उनका पकड़पन स्पष्ट है। उनकी भाषा पर वेशवाड़ी बोली का विशेष प्रभाव है। उनकी भाषा में ठेठ ग्रामीण प्रयोग अधिक मिलते हैं। अगले स्टूडेंट यहाँ पर हमारे, मैं आपको दिखा दूँ, बद्री नारायण चौधरी, ये वाले बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो आनंद कादम्बिनी, इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी स्टूडेंट? आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था। ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन के संपादक का नाम लिखिए। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, तो ये भारतेंदु युग के लेखक थे। तो इन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था और उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और शैली जो थी इनकी काव्यात्मक एवं अलंकृत है। उनके वाक्य लंबे और समाज बहुल हैं। भारतेंदु युग के अन्य सहयोगियों ने भाषा एवं शैली के संबंध में इन्हीं लेखकों का आदर सामने लिखा है। तो जो लेखक थे ये मेन लेखक थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली चलते हैं स्टूडेंट, द्विवेदी युग यानी 1900 के बाद जो युग आया वो द्विवेदी युग आया स्टूडेंट, ये वाला। तो सन 1900 तक भारतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है। यानी 1900 ईस्वी में भारतेंदु युग समाप्त हो गया। उसके बाद 1900 से 1922 तक अर्थात शताब्दी के प्रथम चरण को ही हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग माना जाता है। यानी 1922 से 1922 तक ईस्वी का जो काल था वो
क्या माना जाता है? प्रथम चरण हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैंने बताया था इसके प्रवर्तक कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने जिनका जन्म था 1864-1938 के बीच का इनकी आयु काल था। तो स्टूडेंट का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। द्विवेदी जी रेलवे के एक साधारण कर्मचारी नौकरी छोड़कर, इस साधारण कर्मचारी थे और नौकरी छोड़कर इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली स्टूडेंट? इन्होंने निकाली सरस्वती। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया रेलवे की नौकरी छोड़कर। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आपने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की और द्विवेदी जी ने व्याकरणनिष्ठ, संयमित, सरल, स्पष्ट और विचारपूर्ण गद्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाषा के प्रयोगों में एक रूपता लाने और उसे व्याकरण के अनुशासन में लाकर व्यवस्थित करने में द्विवेदी जी ने स्तुत्य प्रयास किया। अब इनके बाद है इसी समय बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनके बाद कौन से हैं जो लेखक हैं इस युग के? द्विवेदी युग के बाबू बाल मुकुंद गुप्त। उर्दू से हिंदी में आए, यानी उर्दू के लेखक थे तो ये हिंदी में आए। उन्होंने हिंदी गद्य को मुहावरेदार, सजीव और परिष्कृत करने में पूरा ध्यान दिया। अनिस्थिरता शब्द के प्रयोग को लेकर द्विवेदी जी से उनका विवाद प्रसिद्ध है, यानी इस अनिस्थिरता को लेकर द्विवेदी जी से उनका विवाद होता रहता था। इस युग में द्विवेदी जी के अतिरिक्त माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाल भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये स्टूडेंट पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि लेखकों ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। ये जो लेखक थे स्टूडेंट, सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाल भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर और विद्यार्थी आदि, ये लेखक जो थे द्विवेदी युग के लेखक थे और इसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलते स्टूडेंट। इस युग में गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ और गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं तथा मौलिक कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे गए। इसी युग में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और यानी इसमें सवाल बनता है कि नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? तो वे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ये वाला क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट यहाँ पर। नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास की स्थापना की और हिंदी साहित्य के उपयोगी एवं गंभीर साहित्य के निर्माण की दिशा में स्तुत्य प्रयास किया। अब सरस्वती के अतिरिक्त इंदु दर्शन, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं इसी युग में प्रकाशित हुई। तो स्टूडेंट ये जो पत्रिकाएं थी हमारी, ये सब हमारी द्विवेदी युग की पत्रिकाएं थी। आगे चलते हैं। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय ने भी चिंतन प्रधान गद्य के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया। तो ये बाबू गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत ही इसमें उल्लेखनीय कार्य किया।
द्विवेदी युग में गद्य शैली के अनेक रूप सामने आए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की साफ सुथरी, संयमित, परिमार्जित, प्रसन्न शैली, बाबू श्याम सुंदर दास की औदात्यपूर्ण व्यास शैली, गोविंद नारायण मिश्र की तत्समक प्रधान समाज बहुल, पदम सिंह शर्मा की प्रशंसात्मक शैली और सरदार पूर्ण सिंह की लाक्षणिक एवं आवेगशील शैली तो इसके लिए सॉरी स्टूडेंट। तो आवेगशील शैली, सरदार पूर्ण सिंह की लाक्षणिक एवं आवेगशील शैली, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पांडित्यपूर्ण व्यंग्यमयी शैली, गणेश शंकर विद्यार्थी की मर्म स्पर्शी और ओजस्विता मूर्त विधानी शैली, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की सुबोध और रमणीय गद्य शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतन प्रधान और आत्मविश्वास मंडित तत्वान्वेषणी समाज शैली, और बाबू गुलाब राय की सहज हास्यपूर्ण तथा विषय अनुसार विचार प्रधान एवं संयमित शैली के वैविध्यपूर्ण विधान से द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य अद्भुत गरिमा से मंडित हो गया है। यानी इन लोगों ने द्विवेदी युग में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके बाद जो युग आया स्टूडेंट, वो युग आया हमारा छायावादी युग। तो इसके बारे में, छायावादी युग के बारे में पढ़ते हैं। सन 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में निहत्थी तथा असहाय जनता को गोलियों से भून दिया गया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने व्यापक असहयोग आंदोलन आरंभ किया, किंतु लगभग 2 वर्ष बाद ही यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद सन 1931 में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी गई। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ किया। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। इस युग में पराधीनता और विवशता की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए, तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। तो अब देखिए स्टूडेंट, द्विवेदी युग, ये वाला द्विवेदी युग सब मिलकर नैतिक मूल्यों के आग्रह का युग था। इसलिए नवीन भावनाओं से प्रेरित युग लेखक इसी प्रतिक्रिया स्वरूप भाव तरल, कल्पना प्रधान एवं स्वच्छंद चेतना से युक्त साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। यह प्रवृत्ति कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में लक्षित हुई। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से सन 1919 से 1938 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग का नाम दिया गया। यानी सन 1919 से 1938, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, छायावाद युग का नाम दिया गया। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसमें आगे चलते हैं। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया है। इसकी अभिव्यंजना शक्ति विकसित हुई। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण हो गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसकी प्रकृति में
अंतर्मुखी हो गई है। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, महाराज कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, ये पंत जी, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे, वाजपेयी, बेचन शर्मा, उग्र, शिव पूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावादी युग गद्य साहित्य को समृद्ध किया। यानी ये जितने भी लेखक थे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बेचन शर्मा, उग्र, ये सब कितने ये छायावादी युग के लेखक थे। आगे चलते स्टूडेंट। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में जो लेखक सामने आए थे वे छायावाद युग में भी लिखते रहे और उनकी प्रवर्तम रचनाएं इसी युग में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय तथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रमुख हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला युग है हमारा छायावादोत्तर युगीन गद्य, यानी छायावाद के बाद जो युग आया वो कहलाया छायावादोत्तर युग। तो इस गद्य की क्या विशेषताएं हैं इसमें देख लो, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। सन 1936 के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ और सन 1937 में कांग्रेस ने पूरे देश में अपने व्यापक प्रभाव का परिचय देते हुए 6 प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बना लिया। एक बार ऐसा लगा कि हम स्वतंत्रता के द्वार पर खड़े हैं, किंतु शीघ्र ही निराश होना पड़ा। सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने इंग्लैंड को युद्ध में सहायता देना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह शीघ्र भारत में एक स्वतंत्र जनतंत्रवादी सरकार की स्थापना करे। ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई संतोषजनक प्रक्रिया न होने पर सन 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल ने जो है त्याग पत्र दे दिया। सन 1940 में आचार्य विनोबा भावे, ये एक लेखक हैं स्टूडेंट, भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। यानी इनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया, जो कि महात्मा गांधी ने किया था। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसी वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। देश में उग्र आंदोलन और ब्रिटिश सरकार ने उस पूरी शक्ति से दमन किया। सन 1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ। सन 1947 में भारत ने विदेशी सत्ता का अंत हुआ, किंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और देश की जनता तबाह हो गई। इन घटनाओं ने हिंदी साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। सन 1936 के बाद से ही हम कल्पना के लोग से उतर कर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे थे। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखकों ने प्रगतिवादी साहित्य सृजन प्रतिबद्धता दिखाई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने भी क्रमशः यथार्थ जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमिका पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप
के बाद छायावाद का अंत हुआ। इसके बाद के साहित्य को छायावादोत्तर साहित्य कहा गया। छायावादोत्तर युग के साहित्यकार स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व से ही लिखते आ रहे थे, उसके बाद भी सक्रिय रहे। इनमें क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादोत्तर युग के लेखक थे। शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण शर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञे, नगेंद्र राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक जो है छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। आगे चलते स्टूडेंट, स्वतंत्रोत्तर युग, यानी छायावादोत्तर युग के बाद जो है वो स्वतंत्रोत्तर युग आया। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये कहाँ तक चला, 1947 से अब तक, यानी आज़ादी के बाद से अब तक जो युग चल रहा है वो क्या चल रहा है, हमारा स्वतंत्रोत्तर युग चल रहा है। इसके गद्य क्या है, इस युग के लेखकों में हमारे कौन कौन है, विधानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। विधानिवास मिश्र अपनी मांगलिक दृष्टि, सांस्कृतिक चेतना, लोक संप्रकृति एवं आधुनिक जीवन बोध के लिए प्रसिद्ध है। उनका गद्य उनके व्यक्तित्व को साकार कर देता है। हरिशंकर परसाई ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग किया है, यानी उनका जम के आलोचना की है। उन्होंने हिंदी गद्य की व्यंग क्षमता को निखारा है। रेणु का गद्य ध्वनि बिंबों के माध्यम से वातावरण को सजीव बनाने में सक्षम है। कुबेर नाथ राय ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्राचीन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संदर्भों को नई अर्थवत्ता प्रदान करके श्री राय ने हिंदी गद्य को नई भावभूमि प्रदान की। और एक है धर्मवीर भारती, इनका है रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। तो स्टूडेंट आज की टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। हिंदी गद्य की रचनाएं यानी विधाएं, निबंध वगैरह, उपन्यास वगैरह, इनके बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।